कहानी का नाम है पुराना हॉकर। डाल्टनगंज स्टेशन से मैं सोचता रहा कि आखिर कब सोमेश्वर पंडित हमसे गए। बैल की सवारी इतनी धीमी थी कि बार बार इच्छा होती कि उतर जाऊं, पर सड़क पर गड्ढे थे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। मैं कभी सोमेश्वर पंडित नहीं, भाई कहता था उन्हें। बहनें पंडित सोमेश्वर और मां सोमेश्वर बुलाती थी। उस समय के सोमेश्वर भाई का चेहरा याद आ गया। लंबा कद, छोटे माथे का लंबा चेहरा, सुधी हुई नाक, चमकदार आंखों के ऊपर घनी भौहें। या तो उन्हें बचपन से साइकिल पर दौड़ते हुए देखा, या बनारस की गलियों में अखबार बांटते हुए। हर घर, गली के मोड़ पर पहला घर हो या बंद गली का आखिरी मकान, सोमेश्वर भाई वहाँ आवाज लगाते थे। खिड़की से कोई झांकता था, वह उनकी ताई होती, चाची होती, बहू होती। ऐसे न जाने उनके कितने घर थे बनारस की संगरी गलियों में, जहाँ बहुएं और बहनें उनकी आवाज़ सुनते ही बरामदे से देखकर यह बता देती थी कि अखबार के साथ तुम्हें भी देख लिया है। हर अखबार की सुर्खियों की तरह हर घर में सोमेश्वर भाई के समाचार दिलचस्पी के साथ पढ़े या सुनाए जाते थे। छोटा सा डाल्टनगंज स्टेशन, हर ओर मालगाड़ी के डिब्बे दूर तक नजर आते। स्टेशन से बाहर आते ही मैं चारों ओर देख रहा था, शायद सोमेश्वर भाई खुद आ जाए। तब तक एक पगड़धारी आदमी मेरे पास आया। बनारस से आए हो ना? हाँ। उन्होंने मेरा बैग उठाया और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। एक लंबी बैलगाड़ी, बैल का कद कुछ ऊंचा, सींग लंबी, मोड़दार, काठी मजबूत थी। बैलगाड़ी में मेरा बैग रखने के बाद उसने मेरी ओर देखा। मैं उचक कर चढ़ गया और चारों ओर देखने लगा। एक दो रिक्शे, एक दो तांगे और पूरा स्टेशन खाली। सड़क बुग्गी के ही लायक थी। यहाँ बुग्गी को बैल चलाते हैं, दिल्ली में भैंस। मैं भीतर ही भीतर हंसने लगा। यदि इस गाड़ी से मैं और सोमेश्वर पंडित दिल्ली पहुंच जाए तो दरियागंज के आगे ही हमें रोक दिया जाएगा। कुछ दूर जाने पर ही मैं अपने दिल्ली के बाजार को भूल गया। बस धूल भरी आंधी ने मेरी आंखें, कानों और बाल को रेत से भर दिया। तब मुझे मालूम हुआ कि गाड़ीवान क्यों पगड़ी पहने था। उसने पगड़ी से अपना पूरा मुंह ढांक लिया, बस आंखें खुली रहने दी। तेज हवा में रेत के टीले उड़ते या दौड़ते नजर आए। मुझे लगा कहीं लंबी सींग का बैल भी बिदक कर गाड़ी पीछे को न भगा ले जाए। सोमेश्वर पंडित ने बताया था कि मैं स्टेशन पर साइकिल रख देता हूँ और जब साल 6 महीने में आता हूँ तो साइकिल से ही घर जाता हूँ। अभी तो रेत के अनेक आगर दौड़ते हुए मेरे साथ चल रहे हैं। मैंने सिर पर तौलिया बांध दिया। एक जगह गाड़ी कुछ धीमी हुई। मुझे लगा बैल आराम करेगा, लेकिन गाड़ीवान ने मुझे एक लोटा पानी दिया और कहा, मुंह धो लो, कान नाक आंख में रेत भर गई होगी। मैंने मुंह हाथ धोया और फिर मुझे बनारस की नाइट शो की टिकट लिए हुए सोमेश्वर भाई याद आए। मेरी और उनकी दोस्ती के कई मौखिक अनुबंध हैं। गली के मोड़ की पहली दुकान सिंधी हलवाई की थी। वहाँ रुककर वह बूंदी के लड्डू मुझे खिलाते और खुद भी खाते। फिर खड़ी देखते, इत्मीनान से वो इमरती और कचौड़ी मांगते। सिंधी हलवाई की दुकान महज रात 8 बजे से 9:30 बजे तक लगती थी। उसके बाद वह चबूतरा खाली हो जाता था। वह हमारी यात्रा का पहला पड़ाव होता। पेट भर जाने के बाद सोमेश्वर भाई पास की गली से एक लोटा और गिलास लाते। शायद उस गली में भी उनकी चाची या बुआ हो। मैं बचपन में यही सोचा करता था
कि कितनी चाची, बुआ और बहनें हैं सोमेश्वर पंडित की। जो कचौड़ी गिली से अंदर जाकर खाट की ओर खुलती है, वहाँ सोमेश्वर भाई 2 सीढ़ी चढ़ने के बाद साइकिल रखते। मैं खाट पर गंगा को देखता, जिसका पाट चौड़ा था और लोग नावों पर कजरी गा रहे होते। गंगा तोहरी लहरिया जेब जिया पे जिया ललचे। सोमेश्वर भाई में ऐसी कोई लालसा मैंने नहीं देखी, या देखी भी हो तो मैं तब जानता ही नहीं था कि पहले पड़ाव के बाद आज की शाम का मेरा दूसरा पड़ाव कहाँ होता। साइकिल रखने के बाद वह जिस दुकान, छोटी सी दुकान पर रुकते, उसका एक रास्ता चौखंपा की ओर जाता, जहाँ सुबह ताजी सब्जियां खरीदने कभी कभी मैं भी आया करता था। पर सोमेश्वर भाई के खड़े होते ही उस दुकानदार ने 2 पत्तों में सफ़ेद मलाई की पूड़ी हमारे आगे रख दी। बिल्कुल माँ जैसी पूड़ी बनाती हैं, छोटी छोटी मुलायम, बिल्कुल वैसी ही वो मलाई की पूड़ी थी। सोमेश्वर भाई ने दुकानदार से मेरा परिचय कराया। दुकान पर बैठा हुआ लड़का मेरी ही उम्र का था। मलाई खाकर मोटे हुए हो या स्कूल भी जाते हो, मैंने पूछा। मेरे सवाल पर वो लड़का थोड़ा हंसा। जाट हुई तोहरे घर के बगल में स्कूल नहीं हो। मुझे लंबी टोपी के मास्टर साहब याद आ गए, जो बही खाता पर लिखते हुए बच्चों को अक्सर सोटे से दंड दिया करते थे। रोज के सोटा खाता हुआ। इस पर सोमेश्वर भाई और वो लड़का एक साथ हंसे। हंस के बीच सोमेश्वर भाई ने जेब से टिकट निकाली। मैंने देखा ठाल के सिनेमा हॉल की टिकट है। अक्सर मैं साइकिल ठाल से शुरू में ठीली छोड़ देता था। ठीक आधे रास्ते पर साइकिल अगर ब्रेक लगाकर रोक न लूँ तो किसी न किसी से ठाल के मोड़ पर लड़ जरूर जाती थी। बहरहाल बहरहाल मैं डाल्टनगंज में दूर तक बीड़ी पत्ते तोड़ती हुई औरतों को देख रहा था, जो रेत की आंधी के कारण मुंह ढकी हुई थी। इसके बावजूद उनके हाथ तेजी से पत्ते तोड़ रहे थे, और पत्ते तोड़ने की गति के साथ ही वे संवेद सुर में गीत गा रही थी। करीब 1 घंटा चलने के बाद मेरी बैल की सवारी जहाँ रुकी, वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में नींबू के पेड़ थे। उनके सफ़ेद फूल धूल से लदे होने के बावजूद चमक रहे थे। नींबू के पेड़ के पास एक ऊंचे चौतरा का इनार था। इनार पर एक औरत पानी खींच रही थी। उसने मुझे देखकर घड़ा वहीं रख दिया और नीचे आकर लकड़ी का दरवाज़ा खोलकर मुझे बुलाया। मैंने गौर से देखा, यह तो सोमेश्वर भाई की पत्नी है। भरा हुआ शरीर, हंसती हुई आंखें, सिर पर पल्ला, हाथ में घड़ा। मैं उनके पीछे पीछे चला। एक पंक्ति में 3 कमरे थे। खुला हुआ आंगन, आंगन में जामुन और आम के 2 घने पेड़। सोमेश्वर पंडित वहीं खड़े हुए हंस रहे थे। पेड़ के नीचे जानता चलाकर 2 औरतें गेहूं पीस रही थी। गेहूं पीसते हुए वे लहर के साथ कोई गीत गा रही थी। उस दिन राष्ट्रीय आंदोलन में सोमेश्वर पंडित फूल के चौखड़े में रणफेरी देने मेरे घर आए थे। जब मैं फूल के उस चौखड़े को खोलने लगा था तो वह हंसे थे। यह फूल तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने उनके मना करने पर भी रणफेरी खोलकर पड़ी थी। उसकी सुर्खी थी भगत सिंह जिंदाबाद। तब तक मेरे पिता ने रणफेरी मुझसे ले ली थी और मैं सोचता रहा था कि इस अखबार को पत्तों में छिपाकर सोमेश्वर पंडित क्यों बेचते हैं। और मेरे पिता लीडर आज संसार तो मुझे खुद देते हैं। चौखड़े में बंद अखबार छीनकर वो अंदर क्यों चले गए। सोमेश्वर भाई के बारे में उस दिन से ही मैं कई बातें रहस्य की तरह याद करता रहा। मैं शायद 8-10 दिन डाल्टनगंज रहा था। सोमेश्वर पंडित ने तब बीड़ी के पत्तों का ठेका लिया था और पैसे हाथ में आते ही वह उसी गाड़ी से मेरे साथ स्टेशन आ गए थे। मैं जब खाना खाने बैठता तो भाभी लाख पूरी बनाए, हलवा बनाए,
खीर बनाए, पर पहला ग्रास लेते ही मुझे लगता था तो पूड़ी में रेत है या हलवे में खीर में। अक्सर खाने के बाद मैं नींबू या आम के बगीचे में बैठ जाता था और सोमेश्वर भाई पूछते थे, एक पूरी से पेट भर जाएगा? मैं सोचता उनके पेट में न जाने कितनी मुट्ठी रेत भरी होगी। रात में अक्सर मैं खाली दूध पीता या दूध चिवड़ा खाता। बनारस में जब मैं सिनेमा देखकर बाहर आता तो सोचता सोमेश्वर भाई वहाँ डाल्टनगंज में मेरी तरह भूखे रहते होंगे, इसलिए नीची बाग में ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई दुकान से पहले दही की बूंदियाँ लेते, फिर समोसे और छोले। उस दिन सोमेश्वर पंडित ढाल पर दो व्यक्तियों को समझा रहे थे। एक के हाथ में लाठी थी, दूसरे के हाथ में गंडासा। एक व्यक्ति कुएं के पास गिरा हुआ था और दूसरे पर लाठी का प्रहार हो रहा था। दूसरे दिन मैं अस्पताल में सोमेश्वर भाई को देखने गया था। उनके सिर पर पट्टी बंधी थी और वह मेरी बहन के साथ हंसकर बता रहे थे, मास्टर साहब बच गए। मास्टर साहब मेरे स्कूल के बड़े ही हंसमुख मास्टर थे। वह हर बार एक कहानी सुनाते और दूसरे दिन मुझसे कहते, आज ये कहानी तुम सुनाओगे। और सारे लड़के मुझसे कहानी सुनते। मैं सोचता रहा कि मास्टर साहब ने कौन सी कहानी सुनाई थी कि उन्हें लाठी भी खानी पड़ी और गंडासे से उनका पेट भी चीर दिया गया था। पर न मास्टर साहब ने मुझे इस विषय पर कुछ बताया, न सोमेश्वर पंडित ने। 8-10 दिन बाद चौकी की ढलान पर मैंने उन्हें आवाज़ दी। उन्होंने हाथ से इशारा किया, शाम चित्रा सिनेमा। सोमेश्वर पंडित के साथ मैं दर्जा 3 से ही शहर की हर मिठाई की दुकान का जानकार हो गया था। हर सिनेमा के गेटकीपर देर से आने पर भी मुझे अच्छी सीट पर बैठाते थे और सोमेश्वर पंडित मुझे आइसक्रीम खिलाने के बाद ज्यों ही सिनेमा शुरू होता आंखें बंद कर लेते। मैं सोचता ये आंखें बंद कर कौन सा सिनेमा देख रहे हैं। ठीक इंटरवल पर वह मुझे मूंगफली खिलाते। मैं पूछता, अशोक कुमार का झूला अच्छा लगा या लीला चिटनीस का गाना? वह हंस कर कहते, दोनों। फिर सिनेमा शुरू होता पर वह अपनी कुर्सी पर आंखें बंद कर लेते। मुझे लगता वह सिनेमा देखने नहीं आराम करने यहाँ आते हैं। दिन में मैं उनकी दुकान से ज्ञानोदय, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान एक एक कर लाता और वहीं बैठकर पढ़ जाता। सीढ़ी चढ़कर जब मैं ऊपर के खुले कमरे में पहुंचा तो देखा सोमेश्वर पंडित के दोनों पैरों पर पलस्तर चढ़ा हुआ है। सिर पर बुग्गी वाले की तरह पगड़ी बंधी हुई थी। भाभी पैर दबा रही थी। पैर की केवल उंगलियां पलस्तर के बाहर थी और वह उन उंगलियों को धीरे धीरे मल रही थी। किचन कमरे के बगल में ही था जहां बहू सब्जी चढ़ाकर आई थी मेरे पैर छूने। मैंने पहली बार बहू को देखा। भरा भरा चेहरा, माथे पर गोल सिंदूर की बिंदी। सोमेश्वर भाई ने सिर से पगड़ी हटाई। अरे इसे चाय पिलाओ, मैं चाय पी के आया हूँ। भाभी ने बताया, आप आराम करने के लिए टांग तुड़वा कर? भाभी ने मुझे टोकते हुए बताया, हाँ, सुबह 5 बजे निकलते हैं और रात 12 बजे इन्हें बनारस से फुर्सत मिलती है। अब 1 महीना डॉक्टर के कहने पर आराम करेंगे, पर इन्हें चैन कहाँ। मुझसे कह रहे हैं बीड़ी के पत्ते कट चुके होंगे, औरतें बैठी होंगी तेरे लिए दरवाजे पर। डाल्टनगंज में बीड़ी पत्ते और रेत की आंधी इनको चैन से नहीं बैठने देती और यहाँ हर गली में इनकी चाची हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, बस भाभी नहीं है। क्यों तेरी भाभी मेरी नहीं है? मुझे तो भाई इक्के पर बैठा कर गंडक के किनारे घुमाने ले जाते थे और मैं भाभी के साथ कभी आधी गंडक तक तैर कर जाता था। कभी आम के पेड़ पर चढ़कर पके हुए आम फेंकता था और भाभी कैच करती थी। गोल चेहरे की भाभी जब बाल्टी में आम भिगोती थी तो मैं ही एक बाल्टी आम खा जाता था। इतना हंसते हुए आज पहली बार देख रही हूँ तेरे भाई को। भाभी ने उलाहने के साथ मेरी ओर देखा और सोमेश्वर भाई की उंगलियां धीरे धीरे चटकाने लगी।
बहू ने चाय रखी मेरे आगे। सोमेश्वर भाई ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा, सिंधी का सूखा समोसा होगा, इसे दे दो। दिल्ली में इसे सूखा समोसा कहाँ मिलेगा? सूखा समोसा उड़द की दाल को भरकर सिंधी हलवाई ही बनाता है। मुझे सिंधी हलवाई की दुकान याद आ गई और मैं सोचता रहा, जाने कितना इतिहास इस नगर का इनके भीतर बंद है। कितनी कहानियाँ हर घर की इनके झोले में मुड़ी तुड़ी रखी हैं। फिर मैं दिल्ली चला गया और यहाँ जब हॉकर महीने की पहली तारीख को मुझे स्लिप देता तो मेरी इच्छा होती उससे पूछूं, तुम सोमेश्वर भाई के क्या लिखते हो? दिल्ली का हर हॉकर मेरे लिए पंडित लिखता और जब मैं उसे पैसे देता तो अक्सर चौक पर सजी हुई पत्र पत्रिकाएं मुझे याद आ जाती, जहां 4 महीने बाद सोमेश्वर पंडित बैठे हुए मिलते। डॉक्टर ने इन्हें साइकिल चलाने से मना किया था। इस बार जब मैं उनके बेटे से पूछ रहा था, तुम भी सुबह 5 बजे उठते हो? वह केवल घनी मूंछों में बुदबुदाया था, एक दिन अखबार के कोने में एक लाइन की खबर मैंने देखी और मैं डाल्टनगंज से उस संगरी सीटी के घर की प्रदक्षिणा करता रहा। खबर लोगों के लिए बेईमानी थी। 85 वर्ष के सोमेश्वर पांडे नहीं रहे। वह इस नगर के सबसे पुराने हॉकर थे। एक हॉकर के न रहने पर शहर सूना नहीं हो जाता, पर सोमेश्वर भाई के बिना मेरे लिए हर गली का मोड़ खाली और बोझिल था। शायद हर प्रदक्षिणा के बाद वह अपनी पूरी जिंदगी को तह करके अपने भीतर खोलते या देखते रहे। केवल लिखना उन्होंने कभी नहीं शुरू किया। आज 85 वर्षों की अलिखी डायरी मेरे सामने है। हंसता हुआ चेहरा, बुलंद आवाज़, खबरों से भरी हुई दिनचर्या और भीतर तक गहरी चुप्पी। जब मैं सीढ़ी चढ़कर आखिरी बार पहुंचा तो वह घर का कमरा खाली था। मेरी उम्र का उनका बेटा अखबार बांटने गया हुआ था। भाभी 3 महीने पहले खाट की सीढ़ियाँ उतरते समय फिसल गई थी और वही उनकी सांसें रुक गई थी। कंपाउंडर डॉक्टर ने मुझे बताया था कि वह शुगर की शौकीन थी और कभी मेरे कहने पर भी डायबिटीज़ की जांच करने को तैयार नहीं हुई थी। बहू डाल्टनगंज गई हुई थी। सोमेश्वर पंडित का झोला खूंटी पर टंगा था और पूरा कमरा उनकी अनुभूतियों से भरा हुआ था।